हम्म। तो अभी क्या है, हम लोग जब स्टार्टिंग से देखेंगे तो हमने एफआईआर करवा दिया, फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दिखवा दी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, और बीच में हमने जो है पर्सन को अरेस्ट किया ही नहीं और बिना अरेस्ट करे क्या करवा दिया था, हमने उसकी कस्टडी करवा दी थी। तो वो कस्टडी जो हुई थी 167 में, उसके पहले हमको अरेस्ट पढ़ना था, वो अरेस्ट जो है अब आज पढ़ते हैं कि अरेस्ट अरेस्ट मतलब सब लोग जनरल टर्म जानते हैं कि किसी को हथकड़ी पहना दिया जाता है या किसी को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब पुलिस जब किसी को आके और हथकड़ियां पहना देती है तो ये मान लिया जाता है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है। अब अरेस्ट हम लोग दो तरीके के ऑफेंस पढ़ते हैं, एक ऑफेंस होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक ऑफेंस होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल में जो है पुलिस के पास अथॉरिटी है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन अरेस्ट के बारे में दिया गया है कि कब कब पुलिस के पास पावर रहेगी, कि पुलिस कब कब किसी को अरेस्ट कर सकेगी, कब पुलिस जो है किन ऑफेंसेस के लिए पुलिस अरेस्ट कर पाएगी, अरेस्ट कैसे करेगी, क्या तरीका होगा, कैसे कपड़े पुलिस पहन के जाएगी उनके सामने, किस तरीके से अपीयर होगी, जिसको अरेस्ट कर रही है उसको क्या क्या राइट्स उसके हैं, कि भाई उसको ये बताया जाएगा कि आपको इस ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, जानकारी दी जाएगी, पूरी जानकारी दी जाएगी, या आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं इसलिए, या आपके खिलाफ ऐसी कोई कंप्लेंट आई थी जिसमें हमको ऐसा लगा, हमको ऐसा संदेह है कि आपने ऐसा कार्य किया इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। यदि मान लीजिए उसको अरेस्ट कर लिया गया तो उसको ये बताया जाएगा कि भाई आपके पास राइट है, राइट आपके पास इस चीज का है कि आप इंटरोगेशन के दौरान अपने वकील से बात कर सकते हैं अपनी चॉइस के, और उसको ये भी बताया जाएगा कि आपके पास राइट है कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है, इसके बारे में आप अपने किसी नियर बाय पर्सन को या नियर रिलेटिव को या किसी दोस्त को इसकी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। ठीक है। फिर अरेस्टेड पर्सन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे राइट हैं, कुछ केसेस भी हैं जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट केस डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का जहाँ पे गाइडलाइंस बताई गई है कि पुलिस जब किसी को अरेस्ट करेगी तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखेगी, कि उनके आएगी पुलिस, अपनी आइडेंटिटी बताएगी, अपना बैच नाम जो है उसको, ठीक है, सामने वाले पर्सन को बताएगी कि आपको किस किस कारण से अरेस्ट किया जा रहा है, कि क्या आप है किसी, तो उसके अंदर चीजें आती हैं। तो अरेस्ट वर्ड जो अरेस्ट ARRETER अरेस्टर नाम का एक वर्ड है, कहते हैं अरेटर वर्ड से अरेस्ट वर्ड टू स्टॉप और स्टे। ठीक है, मतलब रुक जाना या स्टे होना, टू स्टॉप और स्टे, थाम देना किसी को या स्थगन करना कह सकते हैं। लेकिन ये जो अरेटर वर्ड है क्या सिग्निफाई करता है, कर लेना, किसी पर्सन को रोक लेना, उसको रिस्ट्रेन कर लेना। और यहाँ पे जिस चीज को रिस्ट्रेन किया जा रहा है, जिस चीज को रोका जा रहा है, वो चीज क्या है, लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन की लिबर्टी। ठीक है। तो अरेस्ट को हम ये कह सकते हैं कि रिस्ट्रेंट ऑफ लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन की लिबर्टी को रिस्ट्रेन करना इन ऑर्डर टू कंपेल द ओबीडियंस टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर को मानने के लिए या उसकी अवज्ञा करने के लिए, ठीक है, उसको उसको उसका पालन करने के लिए,
उसका पालन करने के लिए, मतलब किसी कोर्ट के ऑर्डर का पालन, अवज्ञा नहीं होगा, किसी कोर्ट के ऑर्डर का पालन करने के लिए जब किसी की पर लिबर्टी को रिस्ट्रेन कर लिया जाता है किसी पर्सन की, ताकि उसको कोई अदर क्राइम करने से रोका जा सके, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अरेस्ट करना कहते हैं। ठीक है, देखो एवरी अरेस्ट के पीछे एक बात है, अरेस्ट के पीछे बात यह है कि एवरी अरेस्ट इज कस्टडी, एवरी अरेस्ट इज कस्टडी, पर एवरी कस्टडी इज नॉट अरेस्ट। ठीक है, मतलब हर तरीके का जो अरेस्ट होगा, जितने भी तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है उसको हम कस्टडी बोलते हैं, लेकिन हर तरीके की कस्टडी को हम अरेस्ट नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक आध एग्जाम्पल दीजिए ऐसी कस्टडी का जिसको हम अरेस्ट नहीं मानते। बताइए कोई ऐसी कस्टडी जिसको हम अरेस्ट नहीं मानते हैं। सो किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए ले जाना, और साधारण सिंपल जनरल टर्म में जो हम लोग देखते हैं रोजाना की जिंदगी में, सर पेरेंट्स के पास जो बच्चे रहते हैं तो उसको तो वो उनकी कस्टडी में है, बट वो अरेस्ट नहीं है ना। बिल्कुल, तो हम लोग जो 18 साल से कम के बच्चे जो पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनकी कस्टडी में, लेकिन अरेस्ट नहीं है। मान लो कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, मान लो कोई पर्सन जो है इडियट है, ल्यूनेटिक है, और वो डॉक्टर की कस्टडी के अंदर रह रहा है, तो भी वो अरेस्टेड पर्सन नहीं माना जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसलिए ये बात होती कि एवरी अरेस्ट इज कस्टडी, जितने भी अरेस्ट होंगे वो कस्टडी के अंदर आएंगे, लेकिन सारी तरीके की कस्टडी को हम अरेस्ट नहीं कहते। और अरेस्ट कहाँ पे डिफाइन है ये बताइए सबसे पहले। कहीं पे भी नहीं सर। कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। अरेस्ट जो है ना तो सीआरपीसी में डिफाइन है, ना ही आईपीसी के अंदर अरेस्ट डिफाइन है। जब अरेस्ट का कभी भी आंसर लिखे ये लाइन जरूर मेंशन कर दीजिए कि आपको कहीं पे भी अरेस्ट वर्ड जो है उसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही सीआरपीसी में, ना ही अरेस्ट को आपने आईपीसी में डिफाइन किया। एक केस हुआ था मेसर्स कस्तूरीलाल रालिया राम जैन, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, मेसर्स कस्तूरीलाल आर आर जैन, ऐसा लिख दो, KRR जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1965 का एक केस। इसमें बताया था कि पुलिस की क्या पावर रहेगी जब पुलिस अरेस्ट करने जाएगी। पावर ऑफ पुलिस इन अरेस्ट, अरेस्ट के दौरान जब पुलिस अरेस्ट कंडक्ट करने जा रही है, जब पुलिस किसी का अरेस्ट करने जा रही है, तो उस समय पुलिस की क्या क्या पावर रहेगी। तो पुलिस के पास पावर पहली ये रहेगी कि वो पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, पहली पावर ये है कि पुलिस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, उसको सर्च कर सकती है, उसके पास यदि कोई प्रॉपर्टी मिलती है उसको सीज कर सकती है। ये सारी पावर जो है पुलिस को दी जाती है अरेस्ट के दौरान। ठीक है, ये इस केस में बताया गया था। तो ये बेसिक जानकारी थी अरेस्ट के रिगार्डिंग जो जानने योग्य थी। अब हम देखते हैं आगे कि कब सेक्शन, देखो चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन जो कि बताता है उस 41 से 60, सेक्शन 41 से सेक्शन 60 के बीच में ये डील करता है, जिसका पहला सेक्शन ये है कि कब पुलिस जो है वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो ऐसे कौन से क्राइम होते हैं जिसमें पुलिस के पास पावर होती है अरेस्ट विदाउट वारंट की। कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस, करेक्ट। ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो है पुलिस के पास पावर, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पे डिफाइन है। सर सेक्शन 2C, 2C में डिफाइन है। ठीक है, तो अभी क्या बोलता है 41, ये कहता है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, तो बता रहा है कि एनी पुलिस ऑफिसर
कोई भी पुलिस ऑफिसर may without an order from a magistrate and without a warrant arrest any person। कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। कब कर सकता है वो अब बाकी कंडीशंस उसकी आगे हैं। ठीक है, तो बता रहा है कि जब इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है, जब किसी पर्सन के द्वारा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस, पुलिस के सामने यदि किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट कर दिया तो उस कंडीशन में जो है वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या है? अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, अगेंस्ट एक रीजनेबल कंप्लेंट जो है की गई हो, या फिर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव की गई हो। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो विश्वास करने योग्य है। ठीक है, विश्वसनीय सूचना इसको हम कहते हैं, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन को। और या फिर रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता हो, यानी कि युक्ति युक्त संदेह विद्यमान है। मतलब कि रीजनेबल सस्पिशन मतलब कि उस पे संदेह करने का हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। ठीक है, रीजन है दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसमें 7 साल तक की सजा या 7 साल से कम की सजा दी जाती हो। ठीक है, भले ही फाइन के साथ दे या ना दे, वेदर विद फाइन और विदाउट फाइन, यदि किसी क्राइम के अंदर, यदि किसी ऑफेंस के अंदर या किसी पर्सन ने ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसमें 7 साल तक की सजा दी जाती हो या 7 साल से कम की सजा दी जाती हो, तो ऐसी कंडीशन में भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, पर कुछ कंडीशंस दे रखी है जो फॉलो करना होगा। अब वो क्या कंडीशंस हैं, या यदि वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, तो यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि हाँ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, या हाँ ये कंडीशन पे यदि पुलिस का मत बैठता है या पुलिस सेटिस्फाइड होती है, तब क्या कंडीशन है वो? तो बोल रहा है कि जब पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव, जो कि कहाँ पे डिफाइन है? 26 आईपीसी। 26 आईपीसी। हाँ, तो जब पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस, मतलब जब पुलिस को ऐसा लगता है कि उस पर्सन ने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, और उन जो बातें आई हैं, मतलब जो कंप्लेंट या फिर पुलिस के पास आई, या फिर जो इंफॉर्मेशन पुलिस ने रिसीव किया, या फिर जो सस्पिशन, रीजनेबल सस्पिशन वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, उन बातों को मानने के लिए पुलिस के पास जब कारण है। ठीक है, अब कैसे? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ऑलरेडी जो है 2-3 बार चोरी के लिए पकड़ा चुका है। ठीक है, अब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई कि किसी पर्सन ने किसी के घर में जाके चोरी किया, या चलो चोरी छोड़, मान लो मर्डर की बात करो। ठीक है कोई पर्सन अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए 2 बार पकड़ा गया। अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि किसी ने इंफॉर्मेशन दिया कि ये पर्सन ने जो है हमारे खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश किया है। तो जब पुलिस पूछेगी कि कौन व्यक्ति था, क्या आप जानते हैं, तो उन्होंने नाम बताया, पुलिस को तुरंत रिकॉर्ड चेक करे, या तुरंत उनको याद आ गया कि यार हाँ ये पर्सन तो पहले भी ऐसा क्राइम कर चुका है तो ऐसी कंडीशन में पुलिस विश्वास करेगी। या कोई व्यक्ति आया पुलिस के पास, उसने कंप्लेंट लिखवाया, कंप्लेंट के साथ जो है मेडिकल रिपोर्ट पेश किया, मेडिकल रिपोर्ट में जो चोटें दिख रही हैं, उसका सिर फट चुका था, उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी, तो ये बातें जो है विश्वास दिलाती हैं कि हाँ इस व्यक्ति के ऊपर जो हमला हुआ है वो मर्डर करने की कोशिश थी, अटेम्प्ट टू मर्डर था। तो ऐसी कंडीशन में पुलिस क्या करेगी? पुलिस के पास अब रीजन टू बिलीव है, तो कोई ऐसा ऑफेंस यदि किया गया है जिसमें 7 साल से कम की सजा हो,
या 7 साल तक की सजा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है पुलिस, ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया और पुलिस के पास रीजन टू बिलीव है, तो पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। सेकंड क्या कंडीशन दे रखी है, यदि पुलिस को लगता है कि उसको अरेस्ट करना जरूरी है, नेसेसरी है फॉर द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है, यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि यदि उस व्यक्ति को अरेस्ट करना इन कारणों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कारण है कि भाई यदि उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया तो वो कोई दूसरा ऑफेंस भी कमिट कर सकता है, ठीक है, यदि उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया तो वो व्यक्ति कोई दूसरा ऑफेंस भी कमिट कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। ठीक। सेकंड, यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। थर्ड, अच्छा ये जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं याद रखना, कौन से ऑफेंसेस के लिए, जिसमें 7 साल या उससे कम की सजा हो, ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए, ठीक है। फिर यदि पुलिस को लगता है कि यदि इस ऑफेंडर को, यदि इस एक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं किया गया तो ये जो है एविडेंस को गायब कर देगा, डिसअपियर कर देगा, या एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करेगा, टेम्परिंग करेगा, हो सकता है एविडेंस को तोड़ दे, हो सकता है कुछ और जो है एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर दे, तो पुलिस को पहला क्या लग रहा है, पहली बात ये लग रही कि भाई ये कोई दूसरा ऑफेंस ना करे, उससे रोकने के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चलाने के लिए, ठीक है। और याद रखना ये और वाली कंडीशंस है, मतलब इसमें से कोई एक कंडीशन भी यदि पुलिस सेटिस्फाइड होती है तो भी पुलिस जो है उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। फिर थर्ड बताया कि भाई डिसअपियर या टेम्पर कर सकता है वो एविडेंस को। फोर्थ वाला बता रहा है कि भाई वो जो है कोई ऐसे पर्सन से जो उस कमीशन ऑफ क्राइम या उसके फैक्ट और सरकमस्टांसेस से रिलेटेड पर्सन है, या जो उसकी जानकारी रखता है, हो सकता है कि ये जो एक्यूज्ड है जाके उसको इंड्यूस करे, बहकाए, हो सकता है कि जाके उसको धमकी दे किसी तरीके की, हो सकता है कि उसको प्रॉमिस करे कि यार तुम ये जानकारी जब पुलिस पूछने आए तो मत देना और ये 50,000 रुपए रखो, ठीक है, या फिर मैं तुमको जो है लाख रुपए दूंगा, या फिर मैं तुमको कोई भी तरीके का प्रॉमिस कर देता है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए, ठीक है, और भाई तुम ये जानकारी जो पुलिस को मत देना, तो उस चीज को रोकने के लिए भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। और एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, और या फिर ये कारण हो सकता है कि यदि इस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया गया तो ये कोर्ट के सामने मौजूद या कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं होगा, या पुलिस ऑफिसर के सामने उपस्थित नहीं होगा, अपनी प्रेजेंस नहीं देगा, तो उस चीज को भी जो है सुनिश्चित करने के लिए, उसकी प्रेजेंस सुनिश्चित करने के लिए पुलिस जो है उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। किन ऑफेंसेस में, जो 7 साल तक की सजा या उससे कम के कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हों, और जब पुलिस उसको अरेस्ट करेगी तो पुलिस को कारण लिखना होगा कि उन्होंने उसको क्यों अरेस्ट किया है, उन्होंने उसको किस कारण से अरेस्ट किया है। अब 2010 में जो है एक अमेंडमेंट आया जिसमें एक प्रोविजन ऐड किया गया, जो प्रोविजो है इसका, वो कहता है प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of this subsection। अब मान लीजिए पुलिस को ऐसा लगता है कि यार ये जो बी वाला सबसेक्शन है, पुलिस को ऐसा लगता है जिसमें 7 साल से कम की सजा है और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ऐसे पुलिस को ऐसा लगता है कि यार इसको अरेस्ट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये जो एक्यूज्ड व्यक्ति है इसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो भी पुलिस को जो है कारण लिखना होगा कि पुलिस किन कारणों पे ये कह रही है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। यदि अरेस्ट करेगी तो भी कारण रिकॉर्ड करने होंगे। और 2010 के अमेंडमेंट में ये बात भी ऐड कर दी गई है कि यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है तो भी पुलिस को लिखना होगा कि वो क्यों नहीं अरेस्ट करना चाहती, क्योंकि ऑफेंस कौन सा है, ऑफेंस कॉग्निजेबल है और जिसमें 7 साल तक की या उससे कम की सजा दी जा रही है, ठीक। फिर आगे क्या कहता है, बी ए,
अगेंस्ट whom credible information has been received that he has committed cognizable, या अब होता है कि अब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई विश्वसनीय सूचना, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि उसने ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है, भले ही फाइन के साथ हो या ना हो, या फिर डेथ सेंटेंस है, ठीक है, और पुलिस ऑफिसर के पास उस इंफॉर्मेशन रिसीव होने के बाद रीजन टू बिलीव है, ये विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऊपर हमने पढ़ ली 7 साल से कम की सजा, अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम 7 साल से ऊपर की सजा प्लस या डेथ सेंटेंस। ठीक है, तो ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे क्राइम, ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे अपराध जिनमें 7 साल से ज्यादा की सजा है या फिर डेथ पेनल्टी है, और उसकी इंफॉर्मेशन यदि किसी व्यक्ति, उसकी इंफॉर्मेशन यदि पुलिस को मिलती है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, विश्वसनीय सूचना पुलिस को मिलती है, और पुलिस को ऐसा लगता है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, यदि पुलिस के पास रीजन टू बिलीव है, पुलिस को ऐसा लगता है कि हाँ इस इंफॉर्मेशन पे, ये के बेसिस में, के ग्राउंड्स पे ये कहा जा सकता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने ऐसा काम किया होगा, ऐसा ऑफेंस कमिट किया होगा, तो फिर पुलिस जो है उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। ये कहता है बी ए। ठीक है, बी क्या कहता है? 7 साल से कम का कॉग्निजेबल ऑफेंस। बी ए क्या कहता है? 7 साल से ज्यादा की जिसमें सजा हो, ऐसा वाला कॉग्निजेबल ऑफेंस या फिर डेथ। अब देखो सी वाला पॉइंट क्या कहता है। सी वाला पॉइंट भी अच्छी बात कहता है। क्या अच्छी बात कहता है? कि who has been proclaimed as an offender under this code or by order of state government, कि या तो इस कोड के अंदर या तो सीआरपीसी के अंदर किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मान लिया गया है। किस सेक्शन में? 82 में। ठीक है, तो जब ये 82 उन्होंने बताया तो तुरंत आपको अपनी बेर एक्ट में लिख लेना है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर 82 में बताया हमारे सीआरपीसी में। ठीक है, या साइड में आप लिख लीजिए, जगह रहती है। तो कह रहा है कि जब किसी को, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति को ऑर्डर निकाल के जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया हो, और या फिर जो है इस एक्ट के अंदर किसी को एज अ ऑफेंडर जो है प्रोक्लेम कर लिया गया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को भी जो है विदाउट वारंट पुलिस पकड़ सकती है। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पोजीशन में, जिसके पास कोई ऐसी चीज प्राप्त होती है, कोई ऐसी चीज मिलती है जो कि जिसके बिना पर या जिसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं या सस्पेक्ट कर सकते हैं उस पर्सन को कि वो चीज जो है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो यदि किसी के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जो पुलिस को लगता है कि हाँ ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड फॉर हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग, और ऐसा व्यक्ति जो है पहले भी 2-3 बार या पहले भी, या ऐसा व्यक्ति इस स्टोलन प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस जो है वो करता रहता है। ठीक है, उसका लेन देन करना, उसको बेचना, ये सब चीजें करने, ऐसे ऑफेंसेस यदि कोई व्यक्ति करता रहता है जनरली, तो उस व्यक्ति को भी जो है बिना विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अब who obstruct a police officer while in execution of his duty or who has escaped or attempt to escape from lawful custody। देखो दो बातें यहाँ बताई गई है। पहला बात क्या बोल रहा है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। पहली बात, जैसे मान लीजिए पुलिस कहीं पे हड़ताल चल रही है। अब हड़ताल तक जब तक शांति तक रहती तब तक ठीक रहता है। अब मान लीजिए उसको दंगा में आपने परिवर्तित कर दिया, पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो रोकने की कोशिश कर रहा है आप लोगों को, लेकिन आप क्या उस पर चढ़े जा रहे हैं। तो ऐसे में फिर आपने देखा कि वैन आती हैं, अब बसेस आती हैं पुलिस की, और उनमें सबको अरेस्ट करके रख लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप पुलिस को उसकी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट करने से रोकेगा तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति लॉफुल कस्टडी में है,
ठीक है, और वो वहां से भागने की कोशिश करता है या भाग चुका है, ठीक है, कोई जेल से भाग के निकल गया तो, या फिर कोई जेल से भागने की कोशिश कर रहा है तो उस व्यक्ति को भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। यदि आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, यानी कि केंद्र की जो आर्म्ड फोर्स है, आर्मी है, सशस्त्र बल हैं, तो आर्म्ड फोर्स ने यदि किसी व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति आर्म फोर्स में डेजर्टर बन चुका है, डेजर्टर यानी भगोड़ा, ठीक है, और संघ के सशस्त्र बलों में किसी अभित्याजक होने का, ठीक है, डेजर्टर यानी जनरल टर्म भगोड़ा ही होता है, और जो वहां से जो भाग चुका है, ठीक है, या फिर जो कह सकते हैं कि जो वहां से छोड़ के भाग चुका है, जिसने व्यक्ति ने त्याग कर दिया उस जगह का, पर त्याग इस सेंस में नहीं, मतलब जिसको डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई ये डेजर्टर है, तो उसको भी विदाउट वारंट पुलिस पकड़ सकती है। फिर who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made of credible, ठीक है, ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ने इंडिया के बाहर ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ने, अच्छा उसके पहले एक वर्ड है एक्सट्रेडिशन, एक्सट्रेडिशन जो है इसमें एक वर्ड आया, तो एक्सट्रेडिशन जो है क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे जो दो देश होते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया हो गया और इंग्लैंड हो गया, ठीक है, ये दो देश हैं, इन दोनों देशों के बीच में जो है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है, ठीक है। एक एग्जांपल, एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी क्या होती है वो समझते हैं। एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का अर्थ ये होता है कि दो देशों के बीच में जब एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है तो दोनों देशों में उस ट्रीटी के अंदर ये बात की जाती है कि हमारे कुछ कानून आपके यहाँ पे लागू होंगे, या फिर उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएंगी उसमें ये बताया जाएगा कि हमारे कानून लागू होने का अर्थ वैसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति ऑफेंस करके यदि आपके यहाँ पे आ गया, हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति यदि ऑफेंस करके आपके यहाँ पे आ गया, तो आप उसको जो है अरेस्ट कर सकते हैं, और उसमें उस ट्रीटी में वो ऑफेंसेस भी मेंशन रहते हैं कि किन किन ऑफेंसेस के लिए जो है आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, और अरेस्ट करने के बाद आप उसको जो है हम तक उसकी कस्टडी लेके उसको फिर हम तक आप छोड़ेंगे या सौंपेंगे, ठीक है। तो ये चीज ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में लिखा है। ऐसे ही भारत भी जो है बताएगी उनको कि भाई हम हमारे ये पर्टिकुलर ऑफेंसेस जो हैं, यदि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ का ऑफेंस कमिट करके आपके यहाँ पे आता है तो आप जो है उस व्यक्ति को इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए गिरफ्तार करेंगे, जब हम उस चीज की जानकारी आपको देंगे आप उसको गिरफ्तार करके और उसकी कस्टडी जो है हमको सौंपेंगे, तो इसको एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जो इंडिया का है और वो आउट ऑफ इंडिया जाके कोई क्राइम कमिट करके आता है, और ऐसा क्राइम कमिट करके आता है जो इंडिया में ऑफेंस है, ठीक है, या इंडिया में एज एन ऑफेंस वो पनिशेबल है, तो यदि कोई लॉ एक्सट्रेडिशन से रिलेट करता हो, ठीक है, यदि लायबल हो एप्रीहेंड करने के लिए या डिटेन करने के लिए इन कस्टडी इन इंडिया, भारत में जो है कस्टडी के लिए, तो ऐसी कंडीशन में उसको डिटेन किया जा सकता है या विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, यदि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है और कोई व्यक्ति बाहर जाके क्राइम कमिट करके और वापस इंडिया आ गया और यहाँ पे वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के हिसाब से उसको अरेस्ट किया जा सकता है, तो उसको विदाउट वारंट या डिटेन किया जा सकता है कस्टडी में इंडिया के अंदर, तो फिर उसको अरेस्ट विदाउट वारंट उसका हो सकता है। फिर क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति को रिलीज कर दिया गया, ठीक है, कोई कन्विक्ट को रिलीज कर दिया गया और रिलीज करने के बाद कंडीशंस बताई गई, ठीक है, कि भाई आपको रिलीज किया जा रहा है इस क्राइम से, लेकिन कंडीशन बताई गई हैं कि क्या क्या जो है चीजें जो 356 के फिफ्थ वाले क्लॉज के अंदर दे रखी हैं। क्या है 356 का फिफ्थ, भी देख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट सिंपल वैसे ही बता देते। 356 के फिफ्थ में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट रूल बना के बताएगी
कि जिस कन्विक्ट को रिलीज किया जा रहा है तो वो उसको क्या क्या ड्यूटी बाउंड रहेगा, ठीक है, मतलब उसके लिए रूल्स बनाएगी। तो मान लीजिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, कोई व्यक्ति जो है उसने क्राइम कमिट किया था, उसके बाद उसका कन्विक्शन हुआ, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया, ठीक है, उसको छोड़ा जा रहा है अब। तो अब उसको जो है बताया गया कि भाई आपको अब दोबारा ऐसा कोई ऑफेंस नहीं करना है, ठीक है, और जो भी एक दो चीजें जो हैं जो उन्होंने बताई, अब मान लीजिए जो उसको जो भी जानकारियां दी गई थी, जो भी नियम बताए गए थे, स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी नियम बनाई थी 356 के 5th वाले सबसेक्शन के अंदर, यदि वो उसका ब्रीच कर दे, यदि वो उन नियमों का उल्लंघन कर देता है, तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाएगा। इसके बाद क्या बात बोलता है, इसके बाद कह रहा है for whose arrest any requisition whether oral or written has been received from another police officer। मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोई रिक्विजिशन ऑफ अरेस्ट आया, ठीक है, किसी अनादर पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर के द्वारा मान लीजिए एक रिक्विजिशन आई, रिक्वेस्ट आई एक तरीके की, चाहे वो ओरल हो चाहे रिटर्न हो, कि कोई व्यक्ति जो है उस एक स्पेसिफिक पर्सन है उसको अरेस्ट करना है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। फिर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42, सेक्शन 42 में जो बात लिखी हुई इसको ध्यान में रखते हुए, no person concerned in a non-cognizable offense or against whom complaint has been made or credible information received or suspicion against whom concerned shall be arrested except under a warrant। यदि किसी व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है तो उसको बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जो 42 जो है वो उसका एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई? अभी तक किसी को कोई समस्या किसी पॉइंट में? तो आगे पढ़ाएं। सर ये जो एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी के बारे में आपने बताया था, इसमें सर ऐसा जरूरी है कि सर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही वो अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट, की नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है एक्स्ट्राडिशन पॉलिसीज में? ये एक्स्ट्राडिशन में तो वो उसके अंदर जो ऑफेंसेस लिखे हुए, एक्स्ट्राडिशन में तो उसके अंदर जो ऑफेंसेस लिखे हुए। तो सर ये पॉलिसी सर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से बना के देती है कि ये ऑफेंसेस में अगर कोई है तो इन्हें अरेस्ट? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती, बताया ना मैं, दो कंट्रीज के बीच में होती है ना वो तो। हाँ सर वो मैं समझ गया सर, बट ये कंफ्यूजन था कि सर सिर्फ ट्रीटी के दौरान अगर मतलब ट्रीटी के अनुसार अगर सर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी कर सकता है कि वेदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी वो अरेस्ट कर सकता है? नहीं, वो किसी भी ऑफेंसेस के लिए अरेस्ट कर सकता है, लेकिन वो ऑफेंस उसमें मेंशन होना चाहिए ट्रीटी के अंदर। अच्छा सर, ट्रीटीज में ऑफेंस मेंशन्ड होते हैं? वही तो बताया था ना मैंने, उसमें लिखा होगा कि वो इसमें ऐसा नहीं लिखा रहता कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसमें ऑफेंसेस के नाम लिखे रहेंगे स्पेसिफिकली कि ये ऑफेंस के लिए, इस ऑफेंस के लिए, ऐसा जो। और सर बट क्राइम जो इंग्लैंड है के साथ तो हमारा जैसे एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी है, यूके के साथ तो है, ट्रीटी है, बट सर अभी तक हम विजय माल्या को तो लेके आ ही नहीं पाए। तो फिर आपने उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए नहीं लिखा होगा ना। अच्छा सर, जो ऑफेंस वो कमिट करके गया शायद उस ऑफेंस का नाम उसमें मेंशन नहीं होगा, इसलिए हम नहीं कर पाए। तो सर इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा ना अगर बाद में इसे अमेंड भी कर लेते हैं तो? वो ऐसा रहता है कि एक बार ट्रीटी बनती है तो वो फॉर एवर की नहीं होती, वो उसका लिमिटेशन रहता है, उसके बाद वापस उनको चेंज करना होता है। और सब हर देशों के साथ जो है आप ट्रीटी नहीं करते, जनरली एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कम ही होती है। ओके सर। ठीक है, हाँ। और दूसरी बात, आपने यदि ध्यान से पढ़ा होगा जी वाले पॉइंट को, तो उसमें क्या लिखा है कि एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, तो मतलब इंडिया के बाहर यदि कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो इसलिए एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का यहाँ पे पॉइंट या एक्सट्रेडिशन वर्ड जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इंडिया में ऑफेंस ही कमिट नहीं हो रहा है ना, वो तो ऑफेंस ही बाहर हो रहा है, इंडिया के बाहर, और फिर वो व्यक्ति वापस यहाँ पे आ रहा है, अरेस्ट कर सकते हैं यदि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है तो।
सर और जैसे विजय माल्या वाले केस में तो सर हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ही भेज सकते हैं ना सर फॉरेन कंट्रीज को, तो आप भेज सकते हैं, पर भेजना काहे के लिए? सब पैसे तो अपन ने भी खाए हैं, इसलिए भेजेंगे थोड़ी। नीरव मोदी और ये माल्या और कितने भग गए ऐसे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बिना सरकार कुछ उस करे और ऐसे ही जो है कर दे, किसी को जाने देती है आसानी से। जी सर। बुलाना चाहे तो फिर कैसे बुला लिया था उनको, क्या नाम है अपने पाकिस्तान में जो चले गए थे, अभिनव सर। हाँ हाँ, तो भाई चाहते तो नहीं बुलाते ना, पर ये है कि जब जैसा फायदा रहता है उस हिसाब से काम चलता है। नहीं, that is army है ना सर, that is not through court procedure. स्टिल गवर्नमेंट के हाथ में ही तो था, हाँ इट इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ना। नहीं, गवर्नमेंट ठीक है सर, बट इट वाज नॉट थ्रू द कोर्ट प्रोसीजर ना। अभी वो आर्मी का बोल रहे हैं ना, वाज हाँ नहीं, पर ये भी हुआ भाई, गवर्नमेंट ही तो यहाँ पे बोलेगी उसको, सामने वाले अदर कंट्री की गवर्नमेंट को, कि उसको भेजो करके, या वो उसको अरेस्ट करके आप हमारे पास उसकी कस्टडी दो। तो ऐसा होता है। या फिर इंटरनेशनल कोर्ट जैसी भी कोई चीज है जहाँ पे आप जा सकते हैं, जैसे वो जाधव जो है वहां चले गए थे, जो उनकी फांसी रुकवाई। तो आगे पढ़ते हैं। अब ये तो क्या ऐसे टॉपिक है कि जिसमें चर्चा खत्म नहीं हो सकती कभी। फिर आगे कहता है 2008 में अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके अंदर जो है कुछ सेक्शंस को ऐड किया गया, जिसमें 41A है, B है, C है, D है। क्या कहते हैं ये कहेंगे कि भाई नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। जब पुलिस को ऐसा लगता है कि यार 41 का जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट वाला सब सेक्शन है, मतलब वो सारे पॉइंट्स जो उसके अंदर आ रहे हैं, ABCDE जो सब कुछ BA, तो पुलिस को यदि ऐसा लगा कि यार किसी पर्सन की अरेस्ट जो है वो जरूरी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस जो है एक नोटिस जो है इशू करेगी, जिसमें लिखा रहेगा, मतलब जिस व्यक्ति के अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है या सस्पिशन है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, और पुलिस को ऐसा लगता है कि इसको अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो पुलिस जो है नोटिस ऑफ अपीयरेंस निकालेगी, बोलेगी उस नोटिस को निकालेगी, उसमें बोलेगी कि भाई आपको हमारे पास अपीयर होना है, या उस नोटिस में जो भी प्लेस लिखी होगी, या कोर्ट लिखा होगा तो आपको कोर्ट में अपीयर होना है। ठीक है, तो पुलिस जो है उस चीज में वो नोटिस निकालेगी उस व्यक्ति के अगेंस्ट, यदि पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती है तो। फिर where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of notice। जब वो नोटिस किसी पर्सन के अगेंस्ट निकाला गया है, तो उस व्यक्ति की ये ड्यूटी रहेगी कि उसको उस नोटिस का पालन करना होगा। ठीक है, उसको उसका कंप्लायंस करना होगा, उसमें जो भी टर्म्स लिखी होंगी उसको वो टर्म्स माननी पड़ेंगी। फिर अब क्या कह रहा है कि where such person complies and continue to comply with the notice। अब मान लीजिए कि वो पर्सन जो है कंप्लायंस करता है, उस नोटिस में जो बात लिखी हुई है उसको मानता है, तो फिर जो है उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जनरली, अनलेस यदि पुलिस को लगता है कि इसके मतलब एक सफिशिएंट रीजन है इसको अरेस्ट करने का, तब पुलिस कर सकती है। ठीक है, अदरवाइज जो है उसको अरेस्ट नहीं करेगी यदि वो नोटिस का कंप्लायंस करता है तो। अब अगला वाला जो सबसेक्शन वो क्या कह रहा है कि where such person fails to comply with the terms of notice, मतलब जब वो व्यक्ति उस नोटिस में जो टर्म्स लिखी हुई है उसको नहीं कंप्लाई करता, या फिर अपने आप को पहचानने से मना कर देता है,
खुद को आइडेंटिफाई करने से जो अनिच्छुक हो जाए, वो अनविलिंग हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है उसको, ठीक है। द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट हिम फॉर ऑफेंस मेंशन्ड इन द नोटिस। नोटिस में जो ऑफेंस मेंशन होगा उसके बेसिस पे उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर as may have been passed by a competent court in this behalf। ऐसे आदेशों के अध्ययन रहते हुए जो इस निमित्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए जाए, ठीक है। पर उन ऑर्डर्स को भी ध्यान में रखेगा जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इस रिगार्डिंग या इस केस के रिगार्डिंग जो है, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने यदि कोई ऑर्डर पास किए हैं तो उनको भी ध्यान में रखेगा, ठीक है, और नॉन कंप्लायंस के लिए अरेस्ट कर सकता है। ये बात यहाँ पे बताई। इसके बाद 41 का जो बी है वो बताता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, कि क्या प्रोसीजर रहेगा अरेस्ट का और उस ऑफिसर की क्या ड्यूटी रहेगी जो अरेस्ट करता है। तो हर पुलिस ऑफिसर, अरे भाई, एवरी पुलिस ऑफिसर, हर पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है वो अरेस्ट के दौरान प्रॉपर ड्रेस, मतलब कि एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि अपना बैच पहन के जाएगा जिसमें उसका नाम लिखा होगा, जिसमें उसका पोस्ट लिखा होगा, जिससे ये क्लियर होगा इस पे, मतलब जिससे ये साफ तौर पे कोई भी व्यक्ति पहचान सकता है कि वो एक पुलिस वाला है। फिर प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट भी प्रिपेयर करेगा, ठीक है, जिस मेमोरेंडम को कम से कम एक विटनेस के द्वारा जो है वो अटेस्ट करवाएगा, ठीक है। एक विटनेस जो है उसको साइन करेगा। अब वो विटनेस जो है उसके फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, मतलब कि ये इसमें ये मेंशन रहेगा कि भाई हम इनके सामने इस व्यक्ति को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, ठीक है, या इस व्यक्ति को आज इस अपराध के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसा एक मेमोरेंडम उसने तैयार कर दिया, उसमें फिर वो साइन करवाएगा किसी विटनेस के, जो विटनेस उसकी फैमिली का मेंबर भी हो सकता है या उस एरिया पे रहने वाला या उस लोकेलिटी का कोई व्यक्ति भी हो सकता है जहां पे अरेस्ट किया जा रहा है। फिर जब वो उस व्यक्ति से उस विटनेस से अरेस्ट करवा उस विटनेस से अटेस्ट करवा लेगा, साइन करवा लेगा, उसके बाद वो काउंटर साइन करवाएगा अरेस्टेड पर्सन की, कि भाई तुम भी साइन करो कि तुमको अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो उस अरेस्टेड पर्सन की भी काउंटर साइन वो करवाएगा। साथ ही साथ ये बताएगा उसको, जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको बताएगा कि भाई आपके पास राइट है कि आप किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को जो है ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपको अरेस्ट किया गया है, अनलेस यदि मेमोरेंडम में उसकी फैमिली के मेंबर ने साइन किया है, ठीक है। वो जो एक विटनेस की बात है ना, तो वो फैमिली का मेंबर भी हो सकता है। तो यदि उस मेमोरेंडम में उसके फैमिली के मेंबर ने साइन किया है तब वो नहीं बताएगा कि आपके पास राइट है कि आप किसी फैमिली मेंबर को, दोस्त को इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। यदि किसी अदर पर्सन ने साइन किया तो फिर वो उसको बताएगा कि भाई आपके पास अधिकार है कि आप फ्रेंड को या किसी फैमिली मेंबर को जो है ये बता सकते हैं कि आपको अरेस्ट किया गया है। फिर 41 के सी पे आते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? नो सर। या बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं लग रहा है ये? उजाला समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए, माइक नहीं चल रहा होगा यहाँ पे। चलो आगे क्या कह रहा है 41 का सी, कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट। आप सबने सुना होगा कंट्रोल रूम होते हैं, पुलिस के कंट्रोल रूम होते हैं। जब कोई व्यक्ति 100 डायल करता है तो पहले इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम जाती है, उसके बाद कंट्रोल रूम जो पुलिस वाले को इंफॉर्मेशन भेजता है, तब जाके पुलिस हमारे यहाँ पे आती है, जब तक मर्डर, चोरी सब कुछ कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। तो ये वही वाला कंट्रोल रूम है अपना। तो कंट्रोल रूम है डिस्ट्रिक्ट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश करेगी पुलिस कंट्रोल रूम को हर डिस्ट्रिक्ट में,
मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पे भी। ठीक है, ये बात बताई 41 के सी में। फिर क्या बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट shall cause to be displayed on the notice board। देखो हर डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल रूम रहेगा, उस डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम के बाहर एक नोटिस बोर्ड रहेगा जिसमें लिखा रहेगा कि जिसमें मेंशन रहेगा किस व्यक्ति को, मतलब किस नाम के और किस एड्रेस के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, उसके बाद किस पुलिस ऑफिसर ने जिसने अरेस्ट किया उसका नाम क्या और उसका डेजिग्नेशन क्या है, ये चीज वहां पे मेंशन रहेगी। ठीक है, नोटिस बोर्ड में कंट्रोल रूम, हर डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम के बाहर जो नोटिस बोर्ड होगा उसमें मेंशन रहेगा कि क्या किस व्यक्ति को, किस पर्सन को अरेस्ट किया गया, उसका नाम पता, और किस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया उसका नाम और डेजिग्नेशन। ठीक है, वो वहां पे मेंशन रहेगा। इसके बाद जो कंट्रोल रूम है पुलिस हेडक्वार्टर का, स्टेट लेवल पे जो कंट्रोल रूम है, वो जो है टाइम टू टाइम किन पर्सन को अरेस्ट किया गया उसकी डिटेल रखेंगे। फिर किस तरीके का ऑफेंस के लिए, मतलब किस नेचर के ऑफेंस के लिए उसको चार्ज किया गया उस पर्सन को, उसकी डिटेल, और जनरल पब्लिक के लिए एक डेटाबेस जो है वो मेंटेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद 41 का डी आ जाता है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। ये इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि एक लाइन आएगी बीच आगे लास्ट में कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया और पुलिस जो है अरेस्ट करने के बाद उसको इंटरोगेट करती है, पूछताछ करती है, तो ही शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन, कि वो पूछताछ के दौरान अपने मन के, अपनी चॉइस के जो है एडवोकेट से मिल सकता है, बट दो नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन, वो पूरे इंटरोगेशन के दौरान नहीं मिल सकता। ठीक है, इंटरोगेशन के समय मिल सकता है, लेकिन ये नहीं कि इंटरोगेशन मतलब कुछ एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पुलिस ने पूछ लिया, ठीक है आपने उसके लिए जो है बुला लिया उनको, लेकिन ये नहीं कि जितनी भी पूछताछ पुलिस कर रही है आप पूरे उस दौरान में जो है आप वहीं पे बैठे हुए हैं और क्या बोलते हैं अपने वकील से बात कर रहे हैं। तो वो बोला है कि थ्रू आउट जो है इंटरोगेशन आप नहीं कर सकते, इंटरोगेशन के दौरान आप जो है वो कर सकते हैं। फिर 42 छोटे छोटे सेक्शन है, अब ज्यादा बड़े सेक्शन नहीं है, और आखिरी तक तो नहीं, देखो 60 तक तो नहीं जा पाएंगे आज, पर फिर भी जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करते हैं। 10 बजे तक मैक्सिमम जो है खींचेंगे, उसके पहले ही करेंगे कोशिश निपटाने की। तो देखो चलो अब क्या कह रहा है। 42 कह रहा है अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। अब भाई साहब नाम और पता ही नहीं बता पाओगे तो ऐसी कंडीशन में तो फिर पुलिस जो है आपको अरेस्ट करेगी, लेकिन जो है वो थोड़ा सॉफ्ट टाइप का अरेस्ट रहेगा। तो कैसे रहेगा वो देखते हैं कि यदि किसी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, कोई व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और पुलिस जो है उससे नेम और रेसिडेंस पूछ रही है कि भाई अपना नाम पता बता दो, और वो नाम पता बताने से मना कर देता है, या फिर नाम पता तो उसने बताया लेकिन वो गलत बता दिया, झूठा बता दिया, और पुलिस को जो है संदेह हो गया, तो पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर सकती है उसका नाम और पता की जानकारी लेने के लिए। ठीक है, उसका नेम और रेसिडेंस की जानकारी लेने के लिए पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिल जाएगी, पुलिस जो है वो शेल प्रोविजन है, मैंडेटरी प्रोविजन है कि पुलिस जो है उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के उसको रिलीज कर देगी कि भैया ठीक है आपका नाम पता हमको जानकारी मिल गई, अब आप जाइए। यदि वो व्यक्ति इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, देखो ऊपर में जब पुलिस छोड़ेगी तो श्योरिटीज रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, चाहे तो ले, चाहे तो बॉन्ड विद श्योरिटी, बॉन्ड विदाउट श्योरिटी भी पुलिस कर सकती है। लेकिन नीचे वाला जो प्रोविजन वो क्या कह रहा है कि यदि वो व्यक्ति इंडिया का रेसिडेंट नहीं है तो बॉन्ड को विथ श्योरिटी ही सिक्योर किया जाएगा, और ऐसा श्योरिटी होना चाहिए जो इंडिया में रहता हो। ठीक है, फिर अब देखिए पुलिस जो है ज्यादा देर तक भी उसको नहीं रख सकती, तो बोला है कि यदि वो अपना सही नाम नहीं बता पाया,
ठीक है, यदि पुलिस सही नाम और पता उसका नहीं असरटेन कर पाई, उससे जानकारी नहीं ले पाई 24 घंटे के अंदर, या फिर किसी कारणवश जो है बॉन्ड एग्जीक्यूट करने में फेल हो गए, या फिर जो है किसी कारणवश जहां पे श्योरिटी की आवश्यकता और वो श्योरिटी को फर्निश करने में फेल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में 24 घंटे के अंदर यदि ये काम नहीं हो पाया तो फिर पुलिस जो है उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगी। ठीक है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पुलिस उसको लेकर जाएगी। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब जो कार्रवाई करेंगे वो किस सेक्शन के अंदर करेंगे? इसके आगे की जो कार्रवाई मजिस्ट्रेट साहब करेंगे किस सेक्शन में करेंगे? 159 में। सब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी ना? नहीं, क्यों? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्यों करेंगे इसमें यार? और याद करो कौन सा किस सेक्शन में जा सकते हैं? ज्यादा कुछ दिन पहले नहीं पढ़े हैं, अभी कभी पढ़े हमने। 24 घंटे में यदि कार्रवाई नहीं हो पा रही तो सर 167 में जाएंगे। ठीक है, 167 में जो फिर मजिस्ट्रेट साहब 15 दिन तक की जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किस केसेस में कंडक्ट की जाती है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो ये पता लगाने के लिए कंडक्ट की जाती है कि जो ऑफेंस की जानकारी मिली है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं है। और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करते हैं ना सर? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 159 वाली तो सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करता है ना? वो 159 में होल्ड करने को कहा गया है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को होल्ड करने के लिए कहा गया 159 में, कंडक्ट करने के लिए नहीं कहा, जितना मेरे को पता है। एक मिनट और कंफर्म कर लेते हैं। 159 पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। Such magistrate on receiving such report may direct investigation if things should once proceed or depute any magistrate subordinate to him proceed or to hold preliminary inquiry into or otherwise to dispose the case in the manner provided in case. ऐसा magistrate है जो दे सकता है। हाँ, इसमें दे सकता है, ठीक है, पर इसमें नहीं देगा, मतलब इसकी तो 167 से ही डील करेगा जो है, यदि 24 आवर्स में कार्रवाई नहीं होती तो। ठीक ठीक, फिर कहां पे थे? तो 42 हो गया ना? है कि भी नहीं क्लास में भाई? 42 हो गया है सर। तो 42 हो गया, आ गए 43 में। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। कि कोई प्राइवेट पर्सन जो है, मतलब हम जैसे जो लोग हैं, तो हम लोग के भी पास पावर है कि हम जो है अरेस्ट कर सकते हैं, और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा वो यहाँ पे बताया गया है। तो यदि कोई नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है कमिट किया जाता है, या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा। ठीक है, और जैसे ही वो व्यक्ति उसको अरेस्ट कर लेगा तो बिना देरी किए जो है वो पुलिस ऑफिसर को उसको सौंप देगा। यदि मान लीजिए कहीं पुलिस ऑफिसर एब्सेंट है तो फिर वो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसकी कस्टडी ले जाकर देगा। ठीक है, या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की कस्टडी में उसको दे देगा। और यदि रीजन टू बिलीव, मतलब जब पुलिस के पास ले गया, पुलिस के पास यदि कारण है कि ये जो व्यक्ति है ये सेक्शन 41 के अंदर जो
लिखी हुई है उसमें जो है रिलाय मतलब उसके अंदर आता है, ठीक है, उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो पुलिस जो है उसको री अरेस्ट करेगी। ठीक है, ये अरेस्ट करके ले जाएगा, पुलिस उसको दोबारा से री अरेस्ट करेगी। ठीक है, यदि लगता है कि इसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो फिर सेक्शन 42 के हिसाब से डील करेगी। मान लीजिए यदि वो जानकारी नहीं देता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और मान लीजिए वो जानकारी नहीं देता, तो फिर जो सेक्शन 42 में जो बात लिखी वो देखेगी। और यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है ये बिलीव करने के लिए इस व्यक्ति ने जो है ऑफेंस कमिट किया है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस उसको रिलीज कर देगी। ठीक है, ये 43 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, उसका प्रोसीजर। अब 44 क्या कहता है? अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। तो यदि कोई ऑफेंस कमिट हुआ इन प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, यदि उसकी प्रेजेंस में यदि कोई ऑफेंस कमिट हुआ और उनके लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर, तो वो खुद भी अरेस्ट कर सकते हैं या फिर वो ऑर्डर कर सकते हैं किसी पर्सन को कि वो जो है जाके उस ऑफेंडर को अरेस्ट करे एंड जो है उसकी कस्टडी जो है उसको भी कमिट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट एज टू बेल। बेल के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए जो है उस व्यक्ति की कस्टडी को जो है वो भी कमिट कर सकते हैं, उस व्यक्ति को उस ऑफेंडर को कस्टडी में भी भेज सकते हैं। ठीक है, ये बात कहता है फर्स्ट वाला सबसेक्शन 44 का। अच्छा, मान लीजिए 43 के अंदर कोई व्यक्ति जो है किसी को पकड़ के ले गया, मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर था और वो पुलिस ऑफिसर ने एनकाउंटर में किसी को मार दिया और हम एक कैजुअल पर्सन नॉर्मल पर्सन है, हमको लगा कि हमको नहीं पता था कि पुलिस ऑफिसर इसने उसको मार दिया करके, हम उसको अरेस्ट करके लेके चले गए पुलिस के पास और वहां जाके पता चल गया कि भाई ये तो पुलिस ऑफिसर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बताइए। सर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कुछ भी उस नहीं वो होगा। तो गुड फेथ में वो एक्ट कर रहा है ना, तो वो ले गया तो उसकी तो कोई गलती है नहीं ना इसमें। तो डिफेंस मिल जाएगा हमको, पर किस सेक्शन के अंदर डिफेंस मिलेगा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट का 76 76 79 में 79 में मिलेगा। ठीक है, जस्टिफाइड बाय लॉ। अब कहाँ पे आ गए? 44 हो गया है ना, तो सेकंड वाला बचा है। ये कह रहा है कि कोई मजिस्ट्रेट चाहे एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो में at any time of arrest or direct the arrest in his presence with his local jurisdiction of any person for whose arrest is competent at the time। मतलब कि देखिए कोई एक व्यक्ति है, उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई क्राइम हुआ है या कोई क्राइम कमिट हुआ और वो उस टाइम में वो मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशियल हो, उसके पास अथॉरिटी है कि वो वारंट इशू कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो किसी भी समय उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है या उसको अरेस्ट करने के डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले सबसेक्शन में और सेकंड वाले सबसेक्शन में एक डिफरेंस है, किसी को कुछ समझ में आया?
फर्स्ट वाले सबसेक्शन और सेकंड में क्या डिफरेंस दिख रहा है, किसी को कुछ समझ में आया? सर फर्स्ट वाले में उसके सामने ही ऑफेंस क्रिएट मतलब वो कर रहा है और कमिट कर रहा है, और सेकेंड वाले में वो कहीं और से भी इंफॉर्मेशन रिसीव किया होगा तो वो 190 के अंदर अगर कॉग्निजेंस लेता है तो वो डायरेक्ट कर सकता है अरेस्ट करने को। और क्या एक डिफरेंस है? चलो ये तो सही है। और सेकंड में वारंट इशू कर रहा है। वारंट तो यहाँ पे भी, अच्छा ऊपर सेकंड में वारंट वो इशू नहीं कर रहा है, बोला कि कर सकता है। जहां पे उसके पास पावर है कि वो वारंट इशू कर सकता है, तो ऐसे टाइम में वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है या उसको उसके अरेस्ट के डायरेक्शन दे सकता है। और एक वर्ड और लिखा हुआ है जो दोनों में एक जगह नहीं है। सर बेल और मतलब बेल प्रोविजंस फर्स्ट में दिया है, सेकंड में बेल वाला कुछ दिया है नहीं। वो तो बेल का तो अलग बात हो गई, अभी भी एक वर्ड बच गया। क्या है देखो, सबसे फर्स्ट वाले सबसेक्शन में लास्ट क्या लिखा है? कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी। नीचे में नहीं लिखा है। तो ये कस्टडी वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि भाई ऊपर में तो जब उसके सामने ऑफेंस कमिट हो रहा है तो कस्टडी दे सकता है उस चीज के लिए, लेकिन नीचे सबसेक्शन में जो है वो कस्टडी नहीं दे सकता। ठीक है, उसके लिए फिर उसको 167 से डील करना पड़ेगा। अरेस्ट करवा सकता है, अरेस्ट के डायरेक्शन दे सकता है, कस्टडी नहीं दे सकता जो है इसमें। ठीक है, ऊपर में तो दे पा रहा है, नीचे में नहीं दे सकता। अरे भाई फिर 45 सिंपल सी बात बोला है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट है तभी किसी आप आर्म फोर्स के मेंबर को अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप उसको आर्म फोर्स के मेंबर को अरेस्ट नहीं कर सकते इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं तब। सेकंड बोला है कि सेम बात बोला है सेकंड में कि मान लीजिए किसी आर्म फोर्स के मेंबर को पब्लिक पीस या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो किया है, नोटिफिकेशन निकाल के बोला है, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल के ये बता सकती है कि उस व्यक्ति को जो है आप अरेस्ट नहीं कर सकते अनलेस हम जो है अपनी कंसेंट ना दे तब तक। मतलब सिंपल ऊपर वाली बात है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट आएगा कि कोई व्यक्ति यदि स्टेट गवर्नमेंट में यदि पब्लिक ऑर्डर या पीस मेंटेन करने के लिए कोई आर्म फोर्स का मेंबर ड्यूटी कर रहा है तो उसको उसकी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान आप अरेस्ट नहीं कर सकते अनलेस उसमें स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट ना हो तब तक। ठीक है, यही बात 45 कहता है। और 46 बता, ठीक है, अरेस्ट हाउ मेड 46 बताता है। तो कह रहा है इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by words or action, जिसको हम सरेंडर करना भी कहते हैं। यदि वो कोई व्यक्ति सरेंडर कर देता है और कह देता है कि चलो मैंने उसने अपने हाथ ऊपर कर दिया और घुटने के बल टिक गया, जो है यदि कोई व्यक्ति सरेंडर कर दे रहा है तब तो कोई बात नहीं। यदि कोई व्यक्ति सरेंडर नहीं करता तो ऐसी कंडीशन में जो है पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन उसको अरेस्ट करेगी। ठीक है, और अरेस्ट करने के दौरान उसको टच कर सकती है
और या फिर उसकी बॉडी को कन्फाइन कर सकती है। फिर जब कोई वुमेन को अरेस्ट किया जाएगा तो कोशिश ये की जाएगी कि उसको ओरल इंटीमेशन उसको दिया जाएगा अरेस्ट का, और यही प्रिज्यूम किया जाएगा, और इसी तरीके से जो है उसको बोला जाएगा कि आप अपनी कस्टडी को सबमिशन करिए। पर यदि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो है कोई पुलिस ऑफिसर जो कि महिला हो वो उसको जो है अरेस्ट कर मतलब वो फोर्स का इस्तेमाल करेगी। ठीक है, अदरवाइज बाकी लोग नहीं कर सकते। फिर मतलब सिंपल सी बात है, महिला को महिला ही पकड़ेगी। फिर बता रहा है कि मान लीजिए कि वो जो पर्सन है, पुलिस ने उसको हथकड़ी लगा दी, पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही है, अब वो भागने की कोशिश करे, ठीक है, या फिर वो फोर्स यूज करने की कोशिश करे, ठीक है, कुछ ताकत दिखाने की कोशिश करे, तो पुलिस जो है उसको अरेस्ट करने के लिए जितना भी तरीके के मतलब जितने भी तरीके ढूंढ सकती है वो सारे तरीके इस्तेमाल कर लेगी। ठीक है, पुलिस जो है सारे पुलिस मतलब ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट, अरेस्ट को करने के लिए जितने भी मीन्स जितने भी साधन का इस्तेमाल पुलिस कर सकती है, पुलिस सारे साधनों का इस्तेमाल करेगी, लेकिन उसको अरेस्ट करेगी। यदि वो भागने की कोशिश करता है, ठीक है, अरेस्ट को इवेड करने की कोशिश करता है या फोर्स लगाता है अगेंस्ट पुलिस, तो ऐसी कंडीशन में। फिर ये बताया है कि यदि कोई ऑफेंस लाइफ इम्प्रिजन मतलब जो आरोपी है, यदि उसने कोई ऐसा ऑफेंस ना किया हो जो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, तो आप पुलिस जो है उसकी डेथ नहीं कर सकती, मतलब पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं कर सकती। यदि जब तक नहीं कर सकती उसका एनकाउंटर, यदि उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध ना किया हो, ऐसा ऑफेंस ना किया हो जो कि डेथ से पनिशेबल हो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हो। फिर किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद मतलब आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बनते हैं तो वुमेन पुलिस ऑफिसर एक रिटर्न रिपोर्ट बना के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से प्रायर परमिशन लेगी, और उसके बाद जो है मतलब वो जेएमएफसी होना चाहिए जिसके जुरिस्डिक्शन में जो है वो ऑफेंस कमिट किया गया है, या अरेस्ट जो है जिसके जुरिस्डिक्शन में वो अरेस्ट होना है, उससे प्रायर परमिशन लेंगे, और उसके बाद जो है आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज किसी आप महिला को अरेस्ट करेंगे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। फिर बता रहा है 47, जादू तो नहीं हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, पढ़ा दे, कोई भी बोल सकता है। खाना वाना खाते हो क्या आप? बोलते ही नहीं हो कोई। से पढ़ा दीजिए। पर्सन अबाउट टू अरेस्ट 47 सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन sought to be arrested। हाँ सर एक डाउट था, वो जो 43 में जो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है, वो एक प्राइवेट पर्सन को पता कैसे चलेगा कि वो जो ऑफेंस कर रहा है वो मतलब नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल है? वो तो किसी में भी अरेस्ट कर उसको पकड़ के ले जाएगा ना, अगर वो कुछ वो थोड़ी उसको थोड़ी वहाँ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो फिर भी थोड़ा सा उससे पता चलेगा। और नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल में वो तो वो थोड़ी ना लॉ जानता है, तो उसको तो पता नहीं होगा ना कौन सा क्या ऑफेंस है। इसलिए तो उसके जो सबसे लास्ट वाला जो लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि बट if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offense,
he shall be at once released। ठीक है, यदि ऐसा लगता है या ऐसा कोई रीजन टू बिलीव, मतलब कोई सफिशिएंट रीजन टू बिलीव नहीं है कि भाई उस व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, तो पुलिस उसको जो है रिलीज कर देगी। क्योंकि सर हो ये सकता है सिटीजन अरेस्ट है क्या? हाँ ये जो मतलब बाहर कंट्रीज में है सिटीजन अरेस्ट, जो अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, वो सिटीजन अरेस्ट कह सकते हैं क्या उसको? कह सकते हैं। सर और एक ये जो डाउट है, ये सर 44 में जो सब क्लॉज 2 है सर, उसमें मतलब मजिस्ट्रेट, मतलब फर्स्ट सब क्लॉज में अगर ऑफेंस कमिट हुआ मजिस्ट्रेट के सामने, सो ही कैन ऑर्डर अरेस्ट। तो ये सर क्या ये तो जो ऑर्डर है वो वारंट है क्या? हाँ, मतलब ऑर्डर कर सकता है, वारंटी निकालेगा। ऑर्डर भी हो सकता है। नहीं, अब उनके जनरली अरेस्ट के लिए तो वारंटी निकलता है जो है। अच्छा, और सर सब क्लॉज 2 थोड़ा बता दीजिए, मतलब एग्जैक्टली जो लिखा है वर्ड में वो समझ में नहीं आया सर। 44 वो 2 ये कह रहा है कि अब देखना, पहले एक लाइन समझेंगे तो आपको आगे का समझ में आएगा। एनी मजिस्ट्रेट मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट, मतलब कि कोई मजिस्ट्रेट किसी भी समय पे अरेस्ट कर सकता है या अरेस्ट के डायरेक्शन दे सकता है जी। ठीक है। ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट एट द टाइम, उस पर्सन के लिए जिसको अरेस्ट करने के लिए वो कॉम्पिटेंट है उस समय। एंड इन सर्कमस्टांसेस टू इशू अ वारंट, और जिसके अगेंस्ट वारंट निकालने के लिए भी जो है वो उस समय कॉम्पिटेंट है, उस व्यक्ति को वो किसी भी टाइम पे अरेस्ट कर सकता है या उसको अरेस्ट करने के डायरेक्शन दे सकता है। ऐसे कौन लोग हैं सर, या फिर जनरल पब्लिक, ऐसा कोई स्पेसिफाइड है कि कॉम्पिटेंसी का टेस्ट क्या है सर? अब इसमें तो पर्टिकुलरली अपन जैसे एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि मान लीजिए उसको पता हो कि कोई एक ऑफेंडर है, मान लीजिए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, ठीक है, भगोड़ा हो, या वो मतलब उसको दोषी घोषित कर दिया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, फरार हो, लेकिन ठीक है। तो अब पुलिस ने उसको पता हो, मजिस्ट्रेट को पता हो, और मजिस्ट्रेट के पास पावर है उस समय, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के वो उसके जुरिस्डिक्शन में आता हो, ठीक है, वहां वारंट है वो निकाल सकता हो, ठीक है, तो कॉम्पिटेंट है उस चीज के लिए, तो वो तुरंत बोलेगा कि यार इसको अरेस्ट कर लो करके, या उसके डायरेक्शन दे देगा उसको अरेस्ट करने के। करेक्ट। और ऊपर वाली कंडीशन में कि क्राइम ही उसके सामने कमिट हो रहा है, नीचे वाली कंडीशन में कि क्राइम उसके सामने कमिट नहीं हो लेकिन उसको जानकारी तो है, तो ये हो सकता है उसमें। सर ये जो सब क्लॉज 1 में जो कस्टडी में जाएगा, वो पुलिस कस्टडी में जाएगा कि जुडिशियल कस्टडी में? वो ही तो बोला है कि वो दे सकता, वो उसमें बता देगा स्पेसिफिकली किस कस्टडी में भेजना है, मतलब उसमें कमिट कर सकता है वो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो दोनों तरीके की कस्टडी दे सकता है। अच्छा, ओके। नीचे में कस्टडी नहीं दे सकता। हाँ, ये डिफरेंस है दोनों में। हाँ, ये डिफरेंस है। फिर 47 से चलो कल पढ़ेंगे, अब मॉर्निंग में आ जाना आप लोग, लेकिन कोशिश करिएगा ओके सर, उठ जाए, ठीक है। चलिए फिर, गुड नाइट। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है तो फिर गुड नाइट करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट।